चलो आज हो गया हमारा 3 जनवरी ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, इंडिया नीदरलैंड के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है। तो अभी इंडिया और नीदरलैंड ने एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। तो एमओयू साइन किया है इंडिया और नीदरलैंड दोनों मिलकर। और इस एमओयू में बोला यह गया है कि दोनों कोलैबोरेट करेंगे ताकि डेवलप किया जा सके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। लोथल एक हमारा एंशियंट साइट है ना, हम पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स। तो लोथल हमारा वो साइट्स है जो कि अपने नेवल सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता था, क्योंकि हमारा जो एंशियंट टाइम था उस टाइम पे भी हमारी नेवी एक्टिव थी, हम ट्रेड वगैरह करते थे। तो लोथल रीजन में हमारी जो नेवल मैरीटाइम प्रेजेंस है वो अच्छी खासी थी उस एंशियंट इंडिया में भी। तो इंडिया और नीदरलैंड ने अभी एक ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि दोनों मिलकर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गुजरात के इसी लोथल शहर में। ठीक, ताकि कल्चरल और टूरिज्म को इन्हेंस किया जा सके। ये कल्चरल और टूरिज्म प्रोजेक्ट है। इसका एम ये होगा कि इंडिया के जो 4500 साल पहले के जो मैरीटाइम लीगेसी थी, एंशियंट मैरीटाइम जो हमारा सुपरमेसी था, उसको दिखाया जा सके, शोकेस किया जा सके थ्रू म्यूजियम्स, एक्सिबिशंस, इन सब के थ्रू। तो वही ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है लोथल, गुजरात में। ठीक है, अब इसको सपोर्ट कौन करेगा? तो इंडिया में एक सागरमाला प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम अपने मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो सागरमाला प्रोग्राम चलता है ना, वही प्रोग्राम के अंडर में इसको सपोर्ट मिलेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर आती है, वही इसको सपोर्ट करेगी। ठीक, तो ये इंडिया नीदरलैंड के रिगार्डिंग एक न्यूज़ था, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है ग्रुक। ग्रुक कभी तुमने देखा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पे ये हाईलाइट 2-3 दिन में खूब हो गया है। ये एक एआई टूल है, एलन मस्क वाला ये बनाया, उसने इसको बनाया है। एआई टूल ये अमेरिका की है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि अभी फिल्टर्ड कंटेंट होता है ना और अनफिल्टर्ड कंटेंट होता है, कि कुछ कंटेंट आपको एआई नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो डिसेंसी, मॉरलिटी के खिलाफ है। लेकिन ये ग्रुप जो है ना, ये बिल्कुल कोई फिल्टर इसमें है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। तुम किसी के भी बारे में कैसा भी फोटो कुछ भी मांग लो, ये दे देगा बनाकर। तो इसका बहुत मिसयूज़ किया गया है 2-3 दिनों में ही, मॉर्फिंग इमेज में, डीप फेक्स में, इन सब में। मतलब बहुत हम इसका एक्सट्रीम लेवल का मिसयूज़ हुआ है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब किसी के भी फ़ोटोज़ को न्यूडिटी में बना देना, कन्वर्ट कर देना, ये ईजिली इस पे हो जा रहा है। बस डालकर तुम सेंड कर दो कमांड, वो तुरंत बनाकर भेज देगा। कोई फ़िल्टर, कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। तो ये इसका हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। पूरा दिसंबर जो हमने पढ़ा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंसी, मॉरलिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसमें इस ग्रुप का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। और उसका एक जीता जागता नुकसान ये ग्रुप है, डीप फेक, जिससे कि ये फेक वीडियोस, फोटोज़ जनरेट करके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किया जा सकते हैं। सोसाइटी में रिवॉर्ड्स क्रिएट किया जा सकता है, किसी के पर्सनल प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है, अलग अलग कंसर्न्स। ठीक, तीसरा टॉपिक देखो सीसीटीओए। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम। ये एक कमेटी है जो आसाम में ट्राइबल, हम हमारे हैं ना आसाम के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसकी ये कमेटी है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग ये काम करती है। और इसमें 14 आसाम के ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन है। आसाम में अलग अलग ट्राइब्स रह रहे हैं, तो आसाम के 14 ट्राइब्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। ये ध्यान रखना सीसीटीओए में। ठीक, अब देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम नोटिफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। ये क्राइटेरिया लोकुर कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाए गए थे। लोकुर कमेटी 1965 में आई थी। 1965 में लोकुर कमेटी आई और इसने 5 क्राइटेरिया बताया कि ये 5 क्राइटेरिया को कोई ट्राइब अगर फुलफिल कर रहा है तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। जैसे पहला क्राइटेरिया प्रिमिटिव ट्रेट, मतलब जो उनका ट्रेट हो वो बहुत एंशियंट, बहुत पुराना, बहुत प्रिमिटिव हो। फिर से उसका ये डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, कल्चर उनका काफ़ी अलग होना चाहिए। वो जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हो, सोसाइटी से कटे हुए हों, किसी से मिलना जुलना ना हो, जंगल में रहते हों। साइनेस, वो बाहर के वर्ल्ड से कांटेक्ट करने से शर्माते हो। ये ट्राइबल्स का एक एटीट्यूड होता है शर्माना, वो जल्दी सामने, दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो साइनेस एक क्राइटेरिया है। और पांचवा बैकवर्डनेस, कि वो कितने बैकवर्ड हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये 5 क्राइटेरिया लोकुर कमेटी ने दिया था। ठीक है,
अब शेड्यूल ट्राइब को फाइनली तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ गवर्नर, गवर्नर के साथ कंसल्ट में करके वो शेड्यूल ट्राइब्स को प्रेसिडेंट हमारे नोटिफाई करते हैं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि किसी भी ट्राइब को अगर हमको शेड्यूल ट्राइब में डालना है ना, तो जिस स्टेट की वो ट्राइब है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक प्रपोजल डालेगा। वो प्रपोजल यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास जाएगी। वो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री उस प्रपोजल को फिर भेजेगा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। फिर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल उसको अप्रूव करेगा, और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे अप्रूव करेगा? ये जो लोकुर कमेटी की 5 क्राइटेरिया है ना, उसके बेसिस पे उस नाम को, उस ग्रुप को अप्रूवल देगा। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो NCST है ना हमारे यहाँ, उसके पास वो जाएगा, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको नोटिफाई कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी ध्यान रखना कि कैसे ट्राइबल्स को हम फाइनली डालते हैं शेड्यूल ट्राइब्स में। चौथा टॉपिक देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये हम मल्टीपल टाइम ये टॉपिक कर चुके हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हम कब अनाउंस किए थे? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। इसमें अलग अलग एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम्स को हम मर्ज कर दिए हुए हैं। जैसे कि हम MSME को प्रमोट कर रहे हैं कि वो इंडिया के एक्सपोर्ट को इन्हेंस करे। क्रेडिट सपोर्ट उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम सस्ता लोन, नो कोलेटरल इशू वाला लोन, मतलब ज़्यादा कुछ गिरवी उर्वी रखने की दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरीके से इजी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू करे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए और ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। अब इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 2 कैटेगरी होते हैं, एक निर्यात प्रोत्साहन और एक निर्यात दिशा। अब देखो, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का हिंदी जब हम करेंगे ना तो वो निर्यात बनता है। तो निर्यात प्रोत्साहन मतलब निर्यात को हमको प्रमोट करना है, प्रोत्साहन मतलब प्रमोशन होता है। तो निर्यात को अगर हमको प्रोत्साहन देना है तो ये वाला जो सेक्टर है ना, इसमें हम फिनेंशियल सपोर्ट देते हैं, पैसों की सपोर्ट देना, क्रेडिट फैसिलिटी देना, अलग अलग क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराना, मतलब फिनेंशियल सपोर्ट जितना है वो निर्यात प्रोत्साहन में आएगा। और निर्यात दिशा, इसमें नॉन फिनेंशियल सपोर्ट आएगा, जैसे टेक्नोलॉजी देना, स्किल देना, क्लियरेंस देना, ये सब अलग अलग जो नॉन फिनेंशियल सपोर्ट है वो इसमें आएगा। तो पूछ सकता है वो कि 2 कैटेगरी हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के, कौन कौन से? निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, ध्यान रखना। अब ये पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की। ठीक, चलो 5वां टॉपिक देखो, नो ऑर्गेनिक वेस्ट। इसको हम शॉर्ट में नाउ भी कहते हैं, नो ऑर्गेनिक वेस्ट। इसको हम COP30 में लॉन्च किए थे। हमारा इसका मेन मोटिव ये है लॉन्च करने का कि मीथेन इमिशन को हमको कट करना है। ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उसी मीथेन इमिशन को कट डाउन करने के लिए ये नो ऑर्गेनिक वेस्ट लाया गया है, जो कि COP30 में लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ 3R सर्कुलरिटी के भी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है, जो कि सीधा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। ठीक है। अब इंडिया का एक मिशन है, मिशन लाइफ। इसको COP26 में 2021 में लॉन्च किया गया था। इसको इंडिया ने लॉन्च किया है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंडिया ने इसको दिया था, और ये भी फोकस ऑन 3R, ये भी 3R के प्रिंसिपल पे फोकस करता है कि कम इस्तेमाल करो, रीयूज़ करो और रिसाइकिल करो। ठीक। छठा टॉपिक आज का देखो, बुल्गारिया। बुल्गारिया का बॉर्डर लगता है ब्लैक सी से। ये ध्यान रखना, ये मैप बेस्ड तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया कि बुल्गारिया बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं ब्लैक सी से। तो यस, बुल्गारिया बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी से। अब ये बुल्गारिया न्यूज़ में इसलिए आया है कि 2026 1 जनवरी से इसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब बुल्गारिया देश में अब यूरो चलेगा। ठीक। अब यूरो क्या है? ये यूरो की करेंसी चलेगी, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए बुल्गारिया न्यूज़ में आया है। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, यूरो जोन। यूरो जोन क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को हम बोलते हैं जहाँ पे यूरो चल रहा है। वैसे कंट्रीज़ का ग्रुप जहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, उसको हम यूरो जोन कहते हैं। तो ये आज का 6 टॉपिक था। देखो न्यूज़ में 1-2 टॉपिक और आया है, जैसे कि पहला टॉपिक ईरान को लेकर आया है कि ईरान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ ईरान की इकनॉमी ठप पड़ी हुई है, और यूएस उसको धमकी दे रहा है कि तुम अगर प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश किए या अगर कोई स्ट्रिक्ट मेजर लिए प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, तो यूएस बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तुम्हारे खिलाफ। तो ईरान और यूएस के सारे रिश्ते हम डायमेंशन डिस्कस किए हुए हैं। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ 2018 में, यूएस उससे विड्रॉ किया, सैंक्शन लगा ईरान पे काटसा के अकॉर्डिंग, सब हम डिस्कस किए हुए हैं। इंडिया ईरान का भी रिश्ता अभी कुछ दिन पहले तुमको हम डिस्कस कराए हैं मैप पे, दिसंबर के
लास्ट वीक में, तो वो सब हमारा किया हुआ है। अब जिनका कुछ कुछ चीज़ छूटा है ना, चिंता नहीं करना है, हम उसको रिवीजन में कराएंगे। जब करंट अफेयर रिवीजन करेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि हम करा देंगे। वो मल्टीपल टाइम वो टॉपिक हम किए हुए हैं। तुमसे तो हम ईरान, वेस्ट एशिया, एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी लिखवा चुके हैं। यूपीएससी GS2 के लास्ट वाला क्वेश्चन जो 1918 है उसमें वो पूछ भी चुका है, वो भी तुमको दिखा चुके हैं, तो वो हो चुका हुआ है। तो वो रिपीटेड टॉपिक था, कोई उसका करने का मतलब नहीं है। फिर इसी ग्रुप वाले टॉपिक को ना बहुत ज़्यादा इनलार्ज किया हुआ है पेपर में कि AI है, AI से मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाया जा सकता है। इसी ग्रुप का इस्तेमाल करके सोसाइटी में रिवॉर्ड्स क्रिएट किया जा सकते हैं। फिर हमारे पास आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वही आर्टिकल 19 हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करता है कि हम अगर हमारी वो जो एक्सप्रेशन है वो अगर किसी के डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मॉरलिटी को डिस्टर्ब कर रही है तो वो रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। फिर जुडिशियरी की बैकिंग भी तुमको हम कराए हुए हैं कि डिसेंसी के बेसिस पे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमारा डिसेंसी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। सोसाइटी की जो डिसेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो जुडिशियल बैकिंग भी हम देख चुके हैं। और जुडिशियरी बार बार कहता भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वो भी हम पूरा नवंबर दिसंबर कंप्लीट पढ़ते आए हैं और पहले भी पढ़े हैं। तो वो रिपीटेड टॉपिक था, इसलिए उसको हमने छोड़ा है। तीसरा कर लिए, चौथा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कर लिए, पांचवा ये ऑर्गेनिक वेस्ट वाला देख लिए, और छठा बुल्गारिया देख लिए। तो मोटा मोटी न्यूज़ आज यही थी। ठीक है, जो रिपीटेड टॉपिक थे उसको हम छोड़े हैं। अब देखो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, US कुछ एक्शन ले लेता है, तब देखते हैं कि क्या एक्शन ले रहा है। अब परेशान मत होना कि जिनका ईरान छूटा हुआ है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन छूटा हुआ है, वो मेरी जिम्मेदारी है, हम कवर करा देंगे। ठीक है, करंट अफेयर रिवीजन करेंगे ना जून 2025 से, तो उसमें वो पूरा सब रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करना। चलो, ये था हमारा आज का करंट अफेयर, दैट्स इट। डालते हैं, चलो टेक केयर। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो नए लोग अभी 4-5 दिन में ऐड हुए हैं, उनको करने में दिक्कत होगी, तो वो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा हेल्प लेकर लिखो। फिर अगर नहीं लिख पाओ तो हम तुमसे डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच। लेकिन जो पुराना 1-1.5-2 महीना से कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड टॉपिक है, AI वाला और ईरान वाला। तो 2 क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है, वो दोनों मैं अभी डाल देता हूँ। जिनको दिक्कत होगी वो उनसे हम डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलो।